Hello students, I am Iti and welcome to my channel, that is Iti Puri Sharma. In the last video we have already discussed the syllabus of class 12 economics. So on today's video what we are going to do, we are going to discuss your part B, that is Indian economic development. That means in under this subject, under this book, how many chapters are there? So we are going to discuss such chapters. So under this book, Indian economic development, we have already know that there are 3 units. So the subject is divided into 3 units. So these 3 units are further divided into 10 chapters. Clear? So under first unit, that is development experience 1947 and economic reform since 1991. There are 3 chapters are included under this unit. So chapter 1 is Indian economy on the eve of independence. That means what was the situation of India, what was the situation of the economy just before the independence. मतलब क्या situation थी इंडियन इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस से पहले, जस्ट बिफोर, मतलब बिल्कुल उससे पहले ही इंडिया की सिचुएशन कैसी थी जब ब्रिटिशर्स थे वहाँ. ठीक है. चैप्टर 2 जो है दैट इज इंडियन इकोनॉमी 1950 to 90. तो ये जो आपका चैप्टर है ये टोटली प्लानिंग बेस्ड है. इसमें जो है इंडियन इकोनॉमी जब फ्री हो गई ब्रिटिशर्स से, तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आपकी प्लानिंग होगी प्रॉपर कि क्या क्या जो सिचुएशन हमारे सेक्टर्स ने फेस करी है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड. इसमें क्या हुआ था, जो सिचुएशन ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को जो सेक्टर्स पर एक्सप्लोटेशन हुआ था उसमें क्या हुआ. अब यहाँ पे प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमें उन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, अपनी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करना है. तो इसमें वो सारी प्लानिंग करी हुई है. ठीक है. यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि क्या सिचुएशन थी अंडर फर्स्ट चैप्टर. सेकेंड में हम उसकी प्लानिंग करेंगे एंड थर्ड चैप्टर में हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे. क्लियर. तो थर्ड चैप्टर क्या हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इसको हम NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं. तो इसके अंदर जो है दैट इज जो चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. अभी जो है ये जब से GST और डिमोनेटाइजेशन आया है हमारी इकोनॉमी में, तो इसका भी बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जो हम इसमें पढ़ेंगे. तो ये हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जो 1991 में आए थे और इम्प्लीमेंट हुए थे इंडिया में. तो इन अंडर फर्स्ट चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी द सिचुएशन ऑफ इंडिया. अंडर सेकेंड चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द प्लानिंग्स एंड अंडर थर्ड चैप्टर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने प्लानिंग करी है उसकी पॉलिसी जो फॉर्मुलेट करी है वो इम्प्लीमेंट होगी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन यूनिट 2 के अंदर जो है अगेन 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हैं आपके. ठीक है. यूनिट 2 क्या है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी. जो भी इंडिया की इकोनॉमी चैलेंजेस फेस कर रही है उसके ऊपर चैप्टर्स हैं. दैट इज चैप्टर 4 पॉवर्टी, हमने कल भी डिस्कस किया था. तो चैप्टर 4 पॉवर्टी, चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट, चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर, चैप्टर 9 सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. तो इसके अंदर 6 चैप्टर्स है. क्लियर. एंड यूनिट 3 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स. ठीक है. तो ये आपकी यूनिट 3 है जिसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर है जिसमें क्या है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर. नेबर्स कौन है, पाकिस्तान एंड चाइना. तो इनके साथ हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन एंड अदर थिंग्स. तो उसके ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे. ठीक है. तो ये आपका 10th चैप्टर होगा. तो इस बुक में अंडर दिस सब्जेक्ट, अंडर दिस बुक देयर आर 3 यूनिट्स. ठीक है. ये जो 3 यूनिट्स है वो फर्दर किस में डिवाइडेड है, 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. तो ये 10 चैप्टर्स जो हैं हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इस चैप्टर में मैंने कंटेंट बनाया है. दैट मीन्स ये कंटेंट में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर्स पे पढ़ेंगे. तो पहला जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर. दैट मीन्स वो सारे पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं ड्यूरिंग द चैप्टर. क्लियर. देन इंट्रोडक्शन आएगा इस चैप्टर का. देन इंडियन स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स. इसका मतलब एडवेंट का मतलब क्या है कि जो भी ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, क्या सिचुएशन थी, क्या स्टेट थी. देन फोर्थ पॉइंट इज पॉइंट्स इंडिकेटिंग द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें क्या है कि हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है. जो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं, उसकी सिचुएशन क्या है, जिन पॉइंट से हम ये डिसीजन पे आएंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी. तो उसके अंदर ये पॉइंट्स हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी की क्या डेवलपमेंट थी, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या
सिचुएशन थी, फॉरेन ट्रेड की क्या थी, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट्स जो हैं हमारे 7 पॉइंट्स वो इसके अंडर आएंगे। देन लास्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर में वो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। दैट मीन्स इंडिया को इतना बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने के बाद, एक्सप्लोटेशन होने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने कुछ चीज़ें अच्छी भी करी थी, जो अच्छी हो गई थी उनसे एक्सप्लॉइट करते करते कुछ चीज़ें वो अच्छी भी कर गए थे। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो वो अच्छी करके गए थे, उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके 5 जो हैं 5 जो है ये कंटेंट में आपके पॉइंट्स है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर दैट इज वो पॉइंट्स जो हमें इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो उन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट अंडर कंटेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। सो लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट इकोनॉमी। सो अंडर दिस पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। दैट मीन्स इकोनॉमी जो है वो प्रोवाइड करता है लोगों को कि वो कुछ वर्क करे, कुछ काम करे, सो दैट वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। दैट मीन्स जो लोग होते हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिसके अगेंस्ट वो अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को लीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी में जब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब उन्हें हम डिवाइड करेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, जिसके अगेंस्ट हमें मनी मिलता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसके अगेंस्ट हमें मनी नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल क्या होते हैं? लाइक डॉक्टर्स हैं, वो अपने पेशेंट को देख रहे हैं। ठीक है, तो इन रिटर्न दे आर गेटिंग सैलरी। ठीक है, उनको क्या मिल रहा है? उनको मनी मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो दे आर गेटिंग सैलरी, और अगर प्राइवेट क्लिनिक है तो उन्हें वो फी चार्ज करते हैं, तो इन रिटर्न उन्हें मनी मिल रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक फार्मर है, फार्मर प्रोडक्शन कर रहा है क्रॉप्स का। ठीक है, तो वो उसको आगे जाके मार्केट में मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जिनको ज़रूरत होगी उनको वो क्रॉप्स को सेल करेगा। उसके अगेंस्ट उसको क्या मिलेगा? मनी मिल रहा है। देन टीचर्स हैं, व्हाट दे आर गेटिंग इन रिटर्न? दे आर गेटिंग सैलरी। तो टीचर्स जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो इन रिटर्न उनको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। तो ये जो होती हैं हमारी एक्टिविटीज़, जो एग्जाम्पल्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो एग्जाम्पल्स हैं, लाइक कि मदर है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करती हैं, वो हमारे घर को अच्छे से मैनेज करते हैं, बट दे आर गेटिंग इन रिटर्न नथिंग। उनको कुछ नहीं मिलता है इन रिटर्न। दे आर गेटिंग मनी? नो, दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ मनी। क्या? तो वो सब चीज़ें उन्हें नहीं मिलती। लाइक एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसकी जो मदर है वो उसको प्यार करती है, उसको फीड करती है। ठीक है, तो वो एक अपना जेस्चर शो कर रही है, अपनी केयर शो कर रही है, बट इन रिटर्न वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही है नथिंग। क्यों? क्योंकि वो एक उसका अटैचमेंट है अपने बेबी के साथ, तो इन रिटर्न उसको वो कुछ नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये हो गया हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसके अगेंस्ट हमें होती है भी एक्टिविटीज़ है, बट इन रिटर्न हमें इसमें मनी नहीं मिलता। तो इस तरीके से जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इकोनॉमी में परफॉर्म की जाती है, सो दैट जो लोग हैं वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, अपनी लिविंग अर्न कर सके, अपना घर चला सके। तो वो एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में परफॉर्म होती है। ठीक है, अभी हमने एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, तो फर्दर एक्टिविटीज़ जो हैं इकोनॉमी में वो बाइफिकेट की गई है 3 सेक्टर्स में डिवाइड की गई है। दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, एंड टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जो कि हम लाइक रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मतलब जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं फर्दर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो सभी एक्टिविटीज़ जो है वो प्राइमरी सेक्टर में परफॉर्म की जाती हैं। लाइक फार्मिंग हो गई, फार्मर प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप्स का, शुगर केन का, कॉटन का, जूट का, तो वो सब क्या हुआ? प्राइमरी एक्टिविटी हुई। देन माइनिंग हो गया, कोई भी हम एक्सट्रैक्ट
एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को अर्थ से, तो वो भी हमारा क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी हुआ। फर्दर हम उसको आगे यूज करेंगे, फॉरेस्ट्री हो गया, ये भी हमारा प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। तो ये भी सारे जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत है, ठीक है, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि जो भी एक्टिविटीज जो है फर्दर किसी एक्टिविटी में फर्दर किसी चीज में यूज होगी उसको प्रोड्यूस करने में, तो वो सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। लाइक फार्मिंग हो गई, फार्मर हो गया, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं कॉटन का, मतलब जो भी रॉ मटेरियल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब इसके अंदर आएगा, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी रॉ मटेरियल हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, लाइक कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, वो सब यहाँ पे जाके प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो फर्दर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है फिनिश प्रोडक्ट्स में, क्यों, तो ये चीज इसमें आ गई। लाइक शुगर केन है, शुगर केन जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने फार्मर से परचेज करा है, तो फार्मर ने ये सेल करा है, तो इन्होंने इससे परचेज करा है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं इनटू शुगर, दैट मीन्स शुगर केन को वो फर्दर प्रोसेस किसमें कर रहे हैं, शुगर में। तो ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटीज का काम। आगे ये क्या करेंगे, फर्दर ये अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स है, वो यहाँ तक कैसे जाएंगे और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में कैसे जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दैट मीन्स टर्शरी सेक्टर का यहाँ पे नीड आ गई, दोनों सेक्टर्स को नीड है, तो यहाँ से रॉ मटेरियल जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन को थ्रू, एंड यहाँ से जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो फर्दर मार्केट में कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो अगेन तीनों जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो यही आपका जो था छोटा सा इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको मीनिंग डिस्कस करा है, सो दैट आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो ये हमारे हो गए इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, दैट फर्दर एक्टिविटीज डिवाइडेड इन 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर्स में प्राइमरी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, ठीक है। फर्दर जो सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करती है, सेकेंडरी सेक्टर जो है ये दोनों सेक्टर्स को टर्शरी सेक्टर दैट मींस सर्विस सेक्टर जो है हेल्प प्रोवाइड करके, सर्विसेज प्रोवाइड करके। इसमें कम्युनिकेशन भी आता है, बैंकिंग भी आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें भी आती हैं। तो अब ये ओवरऑल जो है हमने इतना यहाँ तक पढ़ लिया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो डील्स करती है विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। एक तो मीनिंग ये हो गया इकोनॉमी का, और एक मीनिंग ये हो गया कि इकोनॉमी जो है वो डील्स करती है किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ डील करती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है ना यहाँ पे, जो भी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है ये सब। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर, फिर यहाँ से मार्केट में, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। देन कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन क्या हो रहा है, यहाँ से ये कंज्यूम कर रहा है रॉ मटेरियल को, यहाँ से कस्टमर जो है यहाँ से ले रहा है रॉ मटेरियल, सॉरी फिनिश प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कंजम्पशन भी हो रहा है। देन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब इकोनॉमी जो है वो डील करती है कि किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना है। लाइक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किस के लिए प्रोड्यूस करना है। तो वही रिसोर्सेज का इकोनॉमी का काम है कि किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना है, तो वो काम इकोनॉमी करती है। अब इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया लाइक किसी भी सिटी, लाइक देहरादून ले लो आप, दिल्ली ले लो, कोई भी सिटी आप ले सकते हो यहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं और जो भी डिसीजन, जो भी काम हो रहे हैं वहाँ पे, ये सारी जो चीज़ें एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है वो एक इकोनॉमी के अंदर हो रही है। तो ये आपका छोटा सा कंसेप्ट था इकोनॉमी। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट 3 मैनर में, दैट इज हाउ वन कैन डिसाइड whether the economy is backward, developing, stagnant and vibrant। तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी है या वाइब्रेंट इकोनॉमी है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। दैट मीन्स 2 टूल्स हैं या 2 पैरामीटर्स हैं जो हेल्प करते हैं ये बताने में कि हमारी इकोनॉमी जो है इनमें से कौन सी इकोनॉमी है। तो दीज आर जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम आपको ऐसे अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर में से, ये सिर्फ आपको समझाया जा रहा है क्योंकि आपके स्टार्टिंग में ही जो चैप्टर आप रीड करोगे, अभी फर्दर मैं जब पढ़ाऊंगी तो ये 2 टर्म्स आएंगी, तो वहाँ पे मैं आपको
एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इससे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे ये इन दोनों टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो चैप्टर 2 है उसमें आप इनके मीनिंग्स भी पढ़ेंगे, तो हम अभी से ही इसे पढ़ लेते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली ये जो दो टूल्स हैं ये हमारी हेल्प करते हैं मेजर करने के लिए कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है। अगर सपोज हमसे पूछता है कोई कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ आप कैसे मेजर करते हो, तो आप क्या कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग है। तो हमसे कोई क्वेश्चन कर दे दैट हमारी इकोनॉमी जो है वो कौन सी इकोनॉमी, आप डेवलपिंग कैटेगरी में है या डेवलप या वाइब्रेंट स्टैंडिंग, तो हम कैसे बताएंगे? तो हमें कैसे बताना होगा कि हमारे जो दो टूल्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए जो हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि हमारी इकोनॉमी इनमें से कौन सी इकोनॉमी है। तो वो टूल्स क्या है या वो पैरामीटर्स क्या हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे, दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जीडीपी क्या होता है? जो भी द वैल्यू ऑफ जो भी हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, सो द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों सेक्टर्स में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सबका सम, दैट मीन्स तीनों सेक्टर्स जैसे सपोज प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों सेक्टर्स में जितना भी प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, उन तीनों के जो भी स्टेटस है उनको हम मेजर कर लेंगे, उनका सम कर लेंगे। और ये हम किस बेसिस पर करेंगे, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए करेंगे? 1 ईयर करेंगे, ठीक है, और 1 ईयर, ठीक है। और ये सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री में होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा। दैट मीन्स एक ईयर में विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी आपका तीनों सेक्टर्स में प्रोडक्शन हो रहा है उन सबका सम, उसको हम कहते हैं जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच सेक्टर्स विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर ईयर, द सम ऑफ ऑल सच गुड प्रोडक्शन इज नोन एज जीडीपी। तो जो भी फाइनल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, उन सब का सम, हर एक सेक्टर्स में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उन सब का हम सम करेंगे, जो भी, और उसे 1 ईयर में हम मेजर, हम 1 ईयर के बारे में हमसे पूछा जाता है। जो भी 1 ईयर में, पर्टिकुलर 1 ईयर, ठीक है, पर्टिकुलरली हम 1 ईयर लेंगे। तो 1 ईयर में हम जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का हर एक सेक्टर में, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उन सब का सम, तो वो होता है हमारा जीडीपी। तो द सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर्स विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर ईयर, उसको हम कहते हैं जीडीपी। जैसे कि सपोज अब हम न्यूज़ में देखते हैं कि इस साल हमारी इकोनॉमी में जो जीडीपी था वो इतना था। तो अगर हमें मेजर करना है कि हमने ग्रो करा इस ईयर या नहीं किया, सपोज कि इस साल हमारा जीडीपी, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे एज्यूम कर रही हूँ, ये सच नहीं है। तो सपोज जीडीपी जो है इस साल 7% है, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्या था, प्रीवियस ईयर में हमारा जीडीपी 6% था। तो हम कह सकते हैं कि यस, हमारी इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो 1% से बड़ा है, इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो करी है। तो जब जीडीपी हमारा इंक्रीज होता है इसका मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, क्लियर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। तो ये होता है हमारा जीडीपी। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम जो होता है बेसिकली एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, कि जो भी एक पर्सन जो की इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम, दैट मीन्स इनकम पर है, एक पर्सन की इनकम को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये भी एनुअली कैलकुलेट की जाती है, एक साल में एक बार की जाती है, और इसका भी हम यूज़ करेंगे चैप्टर में, इस टर्म का भी, पर कैपिटा इनकम का भी। तो ये जीडीपी होता है, ये पर कैपिटा इनकम होता है। जीडीपी अगेन जितना भी प्रोडक्शन विद इन अ ईयर गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है इन ईच सेक्टर, उन सब के सम को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी।
पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जो भी इनकम एक पर्सन जो अर्न कर रहा है उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। जैसे सपोज ABCD है, 4 पर्सन है, एक 10,000 इनकम अर्न करे, एक 20,000, एक 30,000, एक 40,000। तो अगर हमें उनकी एवरेज इनकम निकालनी है पर पर्सन की, तो हम क्या करेंगे, उन सबकी इनकम को क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, दैट इज 4 पर्सन ABCD। तो उसे हम डिवाइड जब करेंगे तो एक पर्सन की एवरेज इनकम निकल कर आ जाएगी। तो ये होती है हमारी पर कैपिटा इनकम। ये भी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी जो है प्रीवियस ईयर, और कंपैरिजन जो होगा वो प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हैं हम, या हम क्वार्टरली बेसिस पे भी कर सकते हैं, 3 मंथ्स जो प्रीवियस थे उससे कंपेयर कर सकते हैं, हाफ ईयरली, कैसे भी आप इसे मेजर कर सकते हैं। तो ये 2 टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, और कितनी ग्रो करी और कितना डाउनफॉल हो गया लास्ट ईयर से या प्रीवियस क्वार्टर से। तो ये 2 टूल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, और ये हेल्प भी करते हैं डिसाइड करने में कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड है, डेवलपिंग है, स्टैग्नेंट है या वाइब्रेंट है। अब हम आ जाते हैं इन पर। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होता है? बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो एंगेज होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर में वो इन्वॉल्व होते हैं, वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेते कि वो स्विच हो जाए इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर की ओर, तो वो नहीं जाना चाहते, वो वहीं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। दैट इज़ अ बैकवर्ड सेक्टर, मतलब कि कुछ वो चेंजेस नहीं करना चाहते, वो नई टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ नहीं करना चाहते। तो ऐसे उसमें क्या होता है ऐसी इकोनॉमी में कि पुअर हेल्थ होती है लोगों की, दैट मीन्स जो है मोर्टेलिटी रेट हाई होता है, देन बर्थ रेट ज़्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत लो होता है। अगेन पर कैपिटा इनकम लो होती है तभी बैकवर्ड इकोनॉमी में, क्योंकि पर कैपिटा जब ये दोनों चीज़ें राइज होगी दैट मीन्स इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और अगर ये दोनों चीज़ें लो होगी दैट मीन्स इकोनॉमी जो है इनिशिएटिव नहीं ले रही है ग्रो करने के लिए, तभी वो बैकवर्ड है, क्योंकि वो इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हैं कि वो कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, डिफरेंट सेक्टर्स में अपना जो है टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उसको डेवलप करें। तो बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी यही इकोनॉमी होती है जहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम, GDP जो होता है वो लो होता है। देन आता है डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होता है? हमारी जो सिचुएशन थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो स्टैग्नेंट थी, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होता है? डेवलपिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो राइज कर रही होती है धीरे धीरे स्लोली, और वो राइज कर रही होती है, और पीपल जो है वो स्विच करते हैं इंडस्ट्रियल एंड टर्शरी सेक्टर की तरफ, मतलब कि वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रहे हैं, स्विच कर रहे हैं इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में। तो यहाँ पे जो है स्कोप होता है डेवलपमेंट का, दैट मीन्स वो डेवलपिंग स्टेज पर है। लाइक इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, वो अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो US की तरह डेवलप हो चुकी है। US जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ें जो है वो डेवलप्ड है, हर सेक्टर डेवलप्ड है। बट यहाँ पे जैसे कि अभी हम देख रहे हैं इंडिया में कि कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ हम ये देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि हमें बाहर की कंट्रीज हमारी हेल्प कर रही है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो इतनी डेवलप्ड नहीं हुई है, तो हम अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। हाँ, हमारा पर कैपिटा इनकम GDP राइज हो रहा है, बट अभी वो उस पॉइंट पे नहीं पहुंचा जो डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए चाहिए। तो ये हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो होता है जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती है या बहुत स्लो रेट से होती है, तो ग्रोथ रेट मतलब कुछ नहीं होता है यहाँ पे, मीन्स एक तरीके से जो ग्रोथ है वो स्टक हो जाती है, रुक जाती है, तो दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया में और उन्होंने यहाँ पे रूल करा इंडिया को 200 ईयर्स तक, तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो हमारी इकोनॉमी से रॉ मटेरियल का सप्लाई कर रहे थे अपनी होम कंट्री में, ब्रिटेन में, ठीक है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो रही थी। तो अपनी होम कंट्री को डेवलप करने के लिए वो क्या कर रहे थे, हमारी इंडिया का यूज़ कर रहे थे, इंडिया से रॉ मटेरियल को वहाँ भेज रहे थे और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स लाकर अपनी ब्रिटेन की जो मार्केट थी वो यहाँ पे वो एक्सपैंड कर रहे थे इंडिया में। तो बेसिकली इंडिया
कि इकोनॉमी जो थी वो बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो गई थी। हर एक सेक्टर, ना एग्रीकल्चर में उन्होंने डेवलपमेंट करा, ना उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट करा, और ना ही उन्होंने टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर किसी में भी उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करा। सिर्फ उन्होंने वही चीज़ें डेवलप करी जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी थी, जो जिससे उनको फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमें ये याद रखना कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। देन आता है वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी या फिर डेवलप्ड इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जहाँ पे जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत हाई है, ज़्यादा है, और वहाँ जो सारे सेक्टर्स हैं लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स जो है वो ऑलरेडी डेवलप है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एंड यू कैन से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। एंड एग्रीकल्चर जो अब तक लाइवलीहुड के लिए यूज़ किया जाता था, लाइक इंडिया में लाइवलीहुड के लिए यूज़ करते थे कि भाई उतना ही हमें फार्मिंग करनी जितना हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें, अदरवाइज वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं था। तो यहाँ पे वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, ठीक है, प्रोडक्शन जिससे इंक्रीज हो, एंड प्रोडक्शन जो होता है वो मार्केट ओरिएंटेड मीन्स वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव आ जाता है। प्रोडक्शन जो हम पहले लाइवलीहुड के लिए करते थे, यहाँ पे क्या होता है हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्शन, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हम प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो होगा हम उसे मार्केट में सेल भी कर सकते हैं, आगे बाहर बेच भी सकते हैं, सो दैट प्रॉफिट हमें मिल जाए। तो वाइब्रेंट इकोनॉमी में क्या है, प्रोडक्शन जो है वो मार्केट ओरिएंटेड है, बट और किसी इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। तो यही डायनेमिक इकोनॉमी हम इसे कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी चेंजेस जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो नहीं करना चाहते, और यहाँ पे इन सभी इकोनॉमीज़ में ऐसा नहीं होता कि चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर ले, वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, जैसे लाइक ये वाली इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेज पे है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हर एक चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, ये रेसिस्ट नहीं करते चेंजेस को, लाइक जैसे बैकवर्ड में रेसिस्ट करते हैं चेंजेस को, यहाँ पे रेसिस्ट नहीं करते, जो भी हमारी इकोनॉमी से हो सकता है वो सब करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी इस तरीके से जीडीपी और पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ती है। तो ये हो गया हमारा वाइब्रेंट इकोनॉमी। तो ये हमारा यहाँ इस पॉइंट के साथ हमने अभी इससे पहले इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने ये पॉइंट पढ़ा कि हम कैसे डिसाइड कर सकें कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग है, बैकवर्ड है, स्टैग्नेंट है या वाइब्रेंट है। तो उसके लिए हम कैसे डिसाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स, जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। ये जो दो टूल्स है हमारी हेल्प करते हैं ये बताने में कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या स्टैग्नेंट है, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करते हैं ये बताने में, क्लियर। और ये फिर हमने इन इकोनॉमीज के बारे में अच्छे से समझ लिया। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो यहाँ इसके साथ हमारा जो है ये पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है ये कंप्लीट होता है, फर्स्ट जो हमारा कंटेंट में है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कंटेंट में दैट इज इंट्रोडक्शन। तो ये भी अब हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, अंडर दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द स्टेट, मतलब इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, मतलब क्या सिचुएशन थी उसके बारे में हम इकोनॉमी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ब्रिटिशर्स इन्वेडेड इंडिया फॉर अराउंड 200 years, दैट इज फ्रॉम 23 June 1757 to 15 August 1947। दैट मीन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी इन्वेडेड मतलब कि उन्होंने हमारी कंट्री पे रूल किया, कब्जा करा, एक तरीके से ऑक्यूपाई करा हमारे देश को। किसने, कितने टाइम के लिए, 200 years के लिए, 200 years के लिए जो था ब्रिटिशर्स ने इन्वेड करा, ठीक है। और वो टाइम उन्होंने डेट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, दैट इज 23 जून से 15 अगस्त 1947, तो 23 जून 1757 से 15 अगस्त 1947 तक ये टाइम पीरियड अराउंड 190 years था, बट यहाँ पे 200 years आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। तो ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से इंडिया पे कितने टाइम तक राज किया, दैट मीन्स रूल किया 200 years तक, और वो डेट दे रखी है, क्लियर। तो 23 जून 1757 से 15 अगस्त 1947। अब द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू सप्लाई रॉ मटेरियल टू ग्रेट ब्रिटेन इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर ओन इंडस्ट्री देयर। तो अब पर्पस क्या था,
ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी, हमारे इंडिया पे रूल क्यों किया था, उसके पीछे की रीज़न क्या था, पर्पस क्या था। उनका पर्पस ये था कि उस टाइम पर क्या था कि ब्रिटेन में, उनकी जो होम कंट्री थी दैट इज़ ब्रिटेन, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम इंडस्ट्रीज़ को एक्सपैंड करते हैं अपनी इकोनॉमीज़ में, ठीक है। तो अपनी इकोनॉमी में, उनकी इकोनॉमी में था जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड हो रही थी। अब इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड हो रही थी तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा भाई, तो रॉ मटेरियल के मामले में जो था, इंडिया जो था वो सेल्फ सफिशिएंट था, क्योंकि यहाँ पे भाई एम्पल ऑफ रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लोग ज़्यादा करते थे। तो यहाँ पे ब्रिटेन ने क्या करा, इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया, इसको इन्वेड कर लिया। क्यों, क्योंकि उसे ये लगा कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपैंड करके, रॉ मटेरियल को सप्लाई करके अपनी इकोनॉमी, अपनी होम कंट्री जो ब्रिटेन है वहाँ पे वो रॉ मटेरियल को सप्लाई करेगा, जिससे कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो, ठीक है। तो मेन पर्पस जो था उसका क्या था कि अपनी कंट्री को डेवलप बनाना, ना कि इंडिया को। तो वो सिर्फ इंडिया का यूज़ कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो यही उसका मेन पर्पस था। तो इस वजह से जो था, उन्होंने, हमारी ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी की ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। तो ये हो गया। Thus in 1947 when Britishers transferred power back to India, they inherited a crippled economy. Means economy was in a very bad shape or stagnant economy. तो 1947 में जब हम फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमें कैसी इकोनॉमी मिली ब्रिटिशर्स से, क्रिपल्ड इकोनॉमी। क्रिपल्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा बैड, बुरी पोजीशन में थी, डिटेरियोरेट थी बहुत ज़्यादा, एंड स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती। तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल जो थी नो ग्रोथ रेट पोजीशन पर थी, और बहुत ज़्यादा जो कंडीशन थी हमारी इकोनॉमी की बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना इकोनॉमी, अपनी होम कंट्री ब्रिटेन को डेवलप करने के लिए हमारी इकोनॉमी दैट इज़ इंडिया का इस्तेमाल किया, उसका यूज़ किया। यहाँ से वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल को सप्लाई करते थे अपनी कंट्री में, होम कंट्री में, ठीक है। और वहाँ से क्या होता था, जो रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते थे वो वहाँ से फ्री टैक्स, मतलब बिल्कुल टैक्स नहीं लगता था, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते थे। कहाँ से, ब्रिटेन से इंडिया में, सो दैट कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहाँ से जो हम फिनिश प्रोडक्ट्स वहाँ जो बन रहे हैं फैक्ट्रीज में, मतलब सपोज जैसे कि यहाँ से हम कॉटन और जूट, इंडिको, ये सब भेजते थे कहाँ पर, रॉ मटेरियल की फॉर्म में, कहाँ जाता था, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन से क्या बनकर आता था, क्लोथ्स बन के आते थे, यू नो, और प्रोडक्ट्स बनकर आते थे ब्रिटेन से। तो वो क्या करते थे, ड्यूटी फ्री मंगवाते थे, बिना टैक्स के मंगवाते थे। सपोज कि अगर ये प्रोडक्ट अगर 100 का बन रहा है ब्रिटेन में, तो यहाँ पे आके भी वो 100 में ही सेल आउट होता था इंडिया में भी। दैट मीन्स कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। तो ये उन्होंने जो थी पॉलिसी जो थी अप्लाई करी थी, इस तरीके से उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा। और यही था इनका पर्पस कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को एक्सप्लॉइट करना और अपनी होम कंट्री ब्रिटेन को डेवलप करना। तो इसी वजह से उन्होंने इंडिया को 200 ईयर्स तक जो है यूज़ किया। तो यही हमारा इंट्रोडक्शन था, जो हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स थे जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो ये सिचुएशन जो थी, ये जो अभी हमने पढ़ी, ये सिचुएशन थी तब जब इंडिया जो थे अंडर ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के अंदर था। और यस, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब कॉलोनियल रूल क्या होता है, कॉलोनियल रूल दैट मीन्स इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो कॉलोनियल रूल इन वन मार्क्स क्वेश्चन, कॉलोनियल रूल क्या होता है। कॉलोनियल रूल क्या होता है, सपोज जैसे यहाँ ब्रिटिश है, ब्रिटिशर्स है, ब्रिटेन ने आके इंडिया को ऑक्यूपाई किया। सपोज हम यहाँ मान लेते हैं कि ये है ब्रिटेन, ठीक है, ये है ब्रिटेन और ये है इंडिया, ठीक है। ये है, इसने क्या करा, ब्रिटेन ने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया इंडिया पे, दैट मीन्स इंडिया को इन्वेड कर लिया। तो अब ये जो हो गई,
ब्रिटेन की इंडिया क्या बन गई, इंडिया जो बन गई कॉलोनी बन गई, और ये रूलिंग कंट्री हो गई। तो इसमें क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो एक कंट्री में आके दूसरी कंट्री में, एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री में आके उस पर ऑक्यूपाई करती है, उस पर कब्जा कर लेती है, उसके रिसोर्सेज पर, और जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी, वो सब ये रूलिंग कंट्री करते हैं। तो जो कंट्री रूल करती है दूसरी कंट्री पे वो होती है रूलिंग कंट्री, और जो कंट्री जो जिसको रूल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनी। तो इंडिया जो थी वो कॉलोनी थी ब्रिटेन की। तो ये होता है कॉलोनियल रूल, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे आके कब्जा कर लेती है और वहाँ के रिसोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करती है और अपनी मर्जी से अपने फ़ायदे के लिए वो उस इकोनॉमी को चलाती है, अपने डिसीजंस लेती है, और रूलिंग कंट्री का ही जो है मेनली जो डिसीजंस जो है रूलिंग कंट्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी या कोई भी चीज़ जो होती है वो सिर्फ रूलिंग कंट्री लेती है। वहाँ पे जो कॉलोनी है, जो इंडिया है, जो कॉलोनी है, उसका कोई भी रोल नहीं होता। जो ये कंट्री कहेगी, ये जो भी कहेगी वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉलोनियल रूल। तो ये था आज आपका इंट्रोडक्शन जो था कि जो क्या सिचुएशन थी इंडिया की, और 200 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। एंड कॉलोनियल रूल के बारे में हमने पढ़ लिया कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसे इन्वेड कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल रूल, कि वो वहाँ पे आके अपना रूल कर रही है। तो ये जो जो कंट्री एक्सप्लॉइट हो रही है वो कौन सी हो गई, कॉलोनी, उसे कॉलोनी बोलेंगे, और जो रूल कर रही है दैट इज रूलिंग कंट्री। ठीक है, तो जो डोमिनेट हो रही है वो इंडिया है, दैट इज कॉलोनी, और जो डोमिनेट कर रही है वो है ब्रिटेन। ठीक है, दैट इज रूलिंग कंट्री। तो ये हो गया हमारा कॉलोनियल रूल। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन। तो यहीं तक था इंट्रोडक्शन। तो इसके साथ हमारा एक और कंटेंट जो है खत्म हो गया। सो दिस मच इज फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू।